आईडी थी एल्गोरिथम। सो हमने डिस्कशन स्टार्ट की हुई है डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होगा आज के लेक्चर में दैट इज आईडी थ्री एल्गोरिथम। कि आईडी थ्री एल्गोरिथम किस तरह काम करता है और किस तरह ट्रेनिंग डेटा को यूज करते हुए वो पूरे का पूरा डिसीजन ट्री बिल्ड कर लेते हैं, और देन एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग किस तरह उस डिसीजन ट्री को यूज करते हुए फाइनल प्रेडिक्शन की जाती है। ID3 ID stands for इंटरेक्टिव डाइकोटोमाइजर, और ये इसका थर्ड वर्जन है। थर्ड वर्जन में इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और रीज़न ये थी कि वो इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर थे। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ID3 इज टू फाइंड द रूट नोड। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जब आपके पास एट्रीब्यूट्स आ गए, A1 एट्रीब्यूट है, A2 एट्रीब्यूट है, A3 एट्रीब्यूट हैं, जिस तरह आपके पास प्रीवियस एग्जांपल में थे कि टेम्परेचर था, इसी तरीके से हमारे पास ह्यूमिडिटी थी एंड सो ऑन। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा एट्रीब्यूट ट्री का रूट बनेगा। तो ID3 सबसे पहला स्टेप ये करता है, फाइंड करता है कि रूट नोड क्या होगी। उसको फाइंड करने के लिए यूज करता है स्पेशल फंक्शन, वैल्यूएशन फंक्शन, जिनको हम इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं, और वो देखता है कि कौन सा एट्रीब्यूट है A1 A2 A3 जिसकी इंफॉर्मेशन गेन, जिसकी जो इंफॉर्मेशन गेन है या खाली गेन है वो सबसे ज्यादा है। जिसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगी उसको रूट पे प्लेस कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कैसे डिफाइन होगा। वो उसी की बेस पे होगा कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, और उन पॉसिबल वैल्यूज से क्या क्या पॉसिबल पाथ निकल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर थ्री एट्रीब्यूट्स, इट विल कैलकुलेट द गेन इंफॉर्मेशन फॉर ईच, which attribute has the maximum gain becomes the root node। जिस हमने पहले डिस्कस किया, आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा जिसमें आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे, और हम वन बाय वन देखेंगे कि किस एट्रीब्यूट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन है, किसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे हाई है, या कौन सा एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसको एज अ रूट नोड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो बाकी हैं वो नेक्स्ट लेवल के लिए फाइट करेंगे, और इसी तरीके से रन करते करते आपके पास पूरा डिसीजन ट्री बिल्ड हो जाएगा। सो जो इंफॉर्मेशन गेन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी और इम्प्योरिटी, प्योरिटी और इम्प्योरिटी को। So in order to define the information gain precisely, we use entropy, which characterizes the purity or impurity of an arbitrary collection of examples। जो हमारे पास arbitrary collection of example आ रहा है, या जो हमारे पास portion of training data आ रहा है, ये उसकी purity या impurity को represent करता है। उसको बताता है कि ये pure है, ये impure। Purity और impurity से क्या मुराद? अगर आपके पास सारे के सारे एग्जाम्पल पॉइंट्स किसी एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, लेट्स से यस 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 यस, तो इट मींस कि ये प्योर डेटा है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं जो यस यस और नो का मिक्सचर है, इट मींस ये अब प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी है। और अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स 100 हैं, और इन 100 में से 50 कि यस के हैं और 50 नो के हैं, तो इट मींस इसमें मैक्सिमम मिलावट हुई है। या तो इस केस में जो इम्प्योरिटी है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यूजुअली जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है। 0 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं। 1 का मतलब है कि दोनों क्लासेस की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो वैल्यू और 0 से 1 के दरमियान इंडिकेट कर रहा होगा कि उसमें किस हद तक जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट क्लासेस का है। सो गिवन अ कलेक्शन एस, आपके पास कलेक्शन एक्स है या ट्रेनिंग डेटा है कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल, और उसमें आपके पास दो क्लासेस हैं, एक को आप पॉजिटिव कह रहे हैं
और एक को नेगेटिव कह रहे हैं of some target concept, the entropy of S relative to the Boolean classification is, तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, that is प्लस पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास, तो इस केस में इस पूरे ट्रेनिंग डाटा की या उस पूरे डाटा सेट की जो एंट्रोपी कंप्यूट की जाएगी उसका फार्मूला ये है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ एस मींस कंप्लीट ट्रेनिंग डाटा जिसमें 2 क्लासेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देखेंगे p प्लस log बेस 2 p प्लस माइनस p माइनस, ये माइनस नेगेटिव क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्लस पॉजिटिव क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, नेगेटिव या पॉजिटिव सिंबल्स हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं कि जो p प्लस है इज द पोर्शन ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स इन x, ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पूरे डाटा में पॉजिटिव एग्जांपल्स का काउंट कितना था, यानी पॉजिटिव क्लास के टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स कितने थे, ये उसकी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। p minus is the portion of negative examples in this, उस डाटा सेट में नेगेटिव एग्जांपल पॉइंट्स कितने होते हैं उसके ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास वैल्यू है 0 log 0, तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन। So 0 log base 2 0 is equal to 0 for sake of simplicity. अब टू इलिस्ट्रेट सपोज, ये एग्जांपल देखिए और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एंट्रोपी कैसे कंप्यूट करते हैं। टू इलिस्ट्रेट सपोज S इज द कलेक्शन ऑफ 14 एग्जांपल्स, सो इट मींस अब मेरे पास ट्रेनिंग डाटा में टोटल 14 एग्जांपल्स हैं और अभी हम बाइनरी क्लास से डील कर रहे हैं। आउट ऑफ 14 एग्जांपल 9 एग्जांपल जो है वो पॉजिटिव क्लास की हैं और 5 एग्जांपल्स नेगेटिव क्लास की हैं। अब अगर आपको एंट्रोपी ऑफ S फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? गुड, सो P प्लस फाइंड करेंगे जो आएगा 5/14, देन P नेगेटिव फाइंड करेंगे, सॉरी 9/14, P नेगेटिव फाइंड करेंगे जो होगा 5/14, और अब आप इन वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, सिमिलरली इस वैल्यू को पुट कर देंगे इधर और इधर, तो आपके पास इस पूरे डाटा सेट की, इस एग्जांपल की डाटा सेट की एंट्रोपी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस और 9/14 log base 2, 9/14 माइनस 5/14 log base 2, और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.94, जिसका हमने पहले डिस्कस किया था। एंट्रोपी की वैल्यू होती है बिटवीन 0 and 1। 0 का मतलब है 100% प्योरिटी और 1 का मतलब है कि नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स दोनों क्लासेस की इक्वल है, और जितनी ये 1 से 0 पे जा रही होगी इंडिकेट कर रहा होगा कि किसी एक क्लास के एग्जांपल पॉइंट ज्यादा होते जा रहे हैं। सो होपफुली आपको यहाँ तक आइडिया हो चुका होगा कि एंट्रोपी कैसे कंप्यूट करते हैं। सो नोटिस दैट द एंट्रोपी इज 0 इफ ऑल मेंबर्स ऑफ S बिलोंग्स टू द सेम क्लास। अब अगर आप यहाँ पे भी कंप्यूट कर सकते हैं, इसी एग्जांपल को लीजिए कि टोटल एग्जांपल 14 थी और 14 के 14 ही पॉजिटिव है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 14/14 log base 2, 14/14 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको हम 0 कंसिडर करेंगे और अगेन यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। So if all members of the S belongs to same class purity, for example, if members are positive P plus 1, and then ये वो चीजें कैलकुलेट हुई हैं कि अगर तमाम के तमाम हैं तो यहाँ भी 1 आ जाएगा यहाँ, और ये 0 हो जाएगा, और इस केस में log base 2 1 0 होता है, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास 0 आंसर आ गया। Note that the entropy is 1 when the collection contains equal number of positive and negative example। ये जो भी हमने 14 की एग्जांपल ली थी, आप इसको कहें 7 पॉजिटिव हैं और 7 नेगेटिव हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप खुद से इसकी एंट्रोपी कंप्यूट करें और बताएं कि क्या
1 आ रही है या नहीं आ रही। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन गेन, जिसके लिए हमने एंट्रोपी को डिस्कस किया। एक दफा दोबारा देख लें। हमने जो एल्गोरिथम पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट इज ID3, वो बेस कर रहा है इंफॉर्मेशन गेन पे। इंफॉर्मेशन गेन इस वजह से हम यूज कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर हो, हमें पता चल सके कि कौन सा एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको ट्री के रूट पे लिस्ट डाउन कर दिया जाए। सो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा मजीद कि given entropy as a measure of impurity in a collection of training examples, we can now define a measure of effectiveness of an attribute in classifying the training data. So using information gain और using entropy, हम देखते हैं कि कौन सा attribute कितना important और effective है in classifying the training data. The measure called information gain is simply the expected reduction in entropy caused by partitioning the examples according to this attribute. So main reason क्या है इसको यूज करने का कि हम ओवरऑल जो उसमें एंट्रोपी है उसको हम रिड्यूस करते जाएं। दैट इज इफ वी यूज द एट्रीब्यूट विद द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन, कि अगर हम कोई ऐसा एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम है एज गेन एज द नोड, देन इट विल क्लासिफाई सम ऑफ द इंस्टेंसेस एज पॉजिटिव और नेगेटिव विद 100% एक्यूरेसी। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी ए गोल्फ वाली, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट कंडीशंस हैं और वहां पे हमने एक एट्रीब्यूट को लिया और उसके लिहाज से देखा कि इस एट्रीब्यूट की अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो फिर हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्लासिफाई कर लेंगे। तो उसका एडवांटेज क्या है, दिस विल रिड्यूस द एंट्रोपी फॉर द रिमेनिंग इंस्टेंसेस। अब क्योंकि वो वाले इंस्टेंसेस जहाँ पे मुझे 100% श्योरिटी है उस एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू आती है तो क्या डिसीजन करना है, तो बाकी मुझे एग्जांपल पॉइंट्स के लिए डिसीजन करना उस एग्जांपल पॉइंट के लिए डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू थी वो मोर देन सफिशिएंट है फाइनल डिसीजन करने के लिए। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एंट्रोपी फॉर रिमेनिंग इंस्टेंसेस वो रिड्यूस हो जाती है और इवेंचुअली मूव करते करते जब हमारे पास कंप्लीट ट्री बिल्ड हो जाता है तो वो उसकी बेस पे फिर एक्चुअल प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको जितनी भी तक हमने इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की है उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट ए, बी और ई, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं और ये उनकी क्लास है और ये आपका है ट्रेनिंग डेटा। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेनिंग डेटा को का डिसीजन ट्री बिल्ड करें यूजिंग ID3 एल्गोरिथम। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास 5 एग्जांपल पॉइंट्स हैं। सो अब पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ एंटायर सेट S। तो सबसे पहले हमने इस पूरे एंटायर सेट S की एंट्रोपी फाइंड करनी है। अब आपको याद है एंट्रोपी फाइंड करने का फार्मूला क्या है? बिल्कुल, एंट्रोपी ऑफ S इज इक्वल टू माइनस P ऑफ प्लस P प्लस log base 2 P प्लस माइनस P माइनस log base 2 P माइनस। ये हमारा था फॉर प्लस और नेगेटिव। आप किसी एक एग्जांपल पॉइंट को प्लस कह लें, यस को आप प्लस से रिप्रेजेंट कर लें और नो को नेगेटिव से। अब अगर आप इसकी एंट्रोपी कंप्यूट करेंगे तो P प्लस का मतलब है, तो आपके पास जो आ जाएगा P प्लस, ये है रेशियो ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स यानी P ऑफ यस, ये आ जाएगा 2/5। रेशियो ऑफ नेगेटिव एग्जांपल्स 3/5 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आएंगी माइनस
2/5 log base 2/5 minus 3/5 log base 3/5। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 2/5 log base 2, और इसको जब सॉल्व किया तो ये आपके पास पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी आ गई। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास आ रही है पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी। अगला क्वेश्चन टॉपिक, अब अगला ये है कि कौन सा एट्रीब्यूट हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा है, एट्रीब्यूट ए, एट्रीब्यूट बी या एट्रीब्यूट ई, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन इन तमाम एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करेंगे, इन तमाम एट्रीब्यूट्स की, और देखेंगे कि किस एट्रीब्यूट की गेन, इंफॉर्मेशन गेन सबसे मैक्सिमम है, और उसको फिर हम एज अ रूट नोड डिक्लेयर कर देंगे, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस स्प्लिटिंग क्राइटेरिया भी हमें क्लियर हो जाएगा। सो द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गेन ऑफ ए, किसी भी एट्रीब्यूट का जब भी हमने गेन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है, एक एस रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरे का पूरा सैंपल स्पेस या हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमने इस कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा के में से इस एट्रीब्यूट का गेन, ए एट्रीब्यूट का गेन फाइंड करना है। दोबारा सुनिएगा, इस कंप्लीट सैंपल डाटा या ट्रेनिंग डाटा में से इस एट्रीब्यूट, इस वजह से यहाँ पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पे कि जैसे जैसे स्प्लिटिंग क्राइटेरिया चेंज होता जाएगा ये S1 हो जाएगा, S डबल प्राइम होता जाएगा। सो अब फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गेन ऑफ ए क्या है, वो ये फार्मूला है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए, पहले इस फार्मूले को देख लेते हैं, देन आप ऑटोमेटिकली ए बी और ई के लिए भी फार्मूला लिख लेंगे। गेन ऑफ एस कोमा ए है एंट्रोपी ऑफ एस, इस कंप्लीट एंट्रोपी माइनस, अब हम देखेंगे हम किस एट्रीब्यूट का अगेन फाइंड करना चाह रहे हैं, हम एट्रीब्यूट ए का फाइंड करना चाह रहे हैं, और ए में यूनिक वैल्यूज कितनी है, A1, A2 और A3, ये 3 यूनिक वैल्यूज हैं। अब क्या करेंगे, SA1/S, हम देखेंगे SA1 मीन्स के A1 कितने एग्जाम्पल पॉइंट्स में आ रहा है, वो आ रहा है 1 में। SA1 कितने एग्जाम्पल पॉइंट्स में आ रहा है, 1 में, वो यहाँ पे। देन एस के टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स कितने हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5। सो अब जब यहाँ पे पुट करेंगे वो आ जाएगा ई ऑफ एस तो ये आ गया, दैट इज 0.97 माइनस 1/5, और देन अब हमने दोबारा से एंट्रोपी ऑफ SA1 कंप्यूट करनी है। एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ A1 कैसे कंप्यूट होगी, अब आपने ये देखना है जहां पे आप एंट्रोपी ऑफ कंप्लीट एस की कंप्यूट कर रहे थे, अब इस केस में एंट्रोपी आप कंप्यूट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की। तो जब आप इस का फार्मूला भी सेम ही होगा, वो फार्मूला क्या है, एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ A1, फार्मूला हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस, अगेन ये मैं फार्मूला यहाँ पे यूज रीराइट नहीं कर रहा, बेस लाइन ये फार्मूला है, लेकिन अब सिर्फ क्वेश्चन ये है, सिर्फ पॉइंट ये है कि यहाँ पे सैंपल स्पेस एस नहीं है बल्कि SA1 हो जाएगी, मीन सिर्फ और सिर्फ ये वाला, और उसमें हम देखेंगे यस क्लास यानी माइनस, यस का काउंट कितना है 1/1, टोटल एग्जाम्पल पॉइंट भी 1 थे, देन लॉग बेस 2, यहाँ पे 1 आ गया माइनस 0, और इवेंचुअली आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ना जब आपने एंट्रोपी ऑफ A1 कंप्यूट की
तो यहाँ पे इस डेटा सेट के लिहाज से A1 के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पॉइंट थी, एक ही क्लास आ रही थी। सो जब आपने इसकी एंट्रोपी कंप्यूट की तो वो 0 आई, मीन्स प्योरिटी, प्योर। सिमिलरली SA2, जब आपने SA2 को कंप्यूट किया, SA2 इंडिकेट कर रहा है S2 के नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स कितने हैं। S2 के एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं A2, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2/5 हो गया। S यानी ये मैंने कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे लिख दी क्योंकि S2 था ओवर S। देन एंट्रोपी ऑफ S A2 फाइंड करनी है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये दो डेटा सेट को कंसीडर करेंगे एंट्रोपी फाइंड करने के लिए। आप देखेंगे कि इसमें कितने एग्जांपल पॉइंट्स हैं A2 के लिहाज से, दो। यस के एक एग्जांपल पॉइंट है, log base 2 1/2 माइनस नेगेटिव एग्जांपल का भी एक ही एग्जांपल पॉइंट है, log base 2 और 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह SA3 टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 3, सॉरी 1। तो यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया तो वो आ जाएगा 1/5। और इसी तरीके से इसकी एंट्रोपी ऑफ A कंप्यूट SA3 कंप्यूट किया, एक ही एग्जांपल पॉइंट है, इट मीन 0। तो अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.97 माइनस 1/5। और एंट्रोपी ऑफ S1 क्या आ रही थी, उसमें एक ही एग्जांपल पॉइंट है 0 माइनस S2 के नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स, S2 मीन्स 2/5, यहाँ पे 1 माइनस 2/5 और 0। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप जरा नोट कर लीजिए अपने पास। तो यही वो चीजें जो भी हमने यहाँ पे लिखी थी, कैलकुलेट की थी। 0.97 यहाँ से आ गया, और ये वाली वैल्यू, देन बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पे ए कंप्यूट हो रही। और अब आपके पास ये जो फाइनल आंसर आया है, ये फाइनल आंसर आया है गेन ऑफ ए का। अब हमें गेन कंप्यूट करना है बी के लिए। जब हम गेन कंप्यूट करेंगे बी के लिए तो उसका सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा। गेन ऑफ S कोमा बी, एंट्रोपी ऑफ S आ जाएगा माइनस, देन अब आप लिखेंगे S, बी में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, बी में 2 वैल्यूज हैं, B1 और B2। तो यहाँ पे आ जाएगा SB1/S, एंट्रोपी ऑफ SB1 माइनस SB2/S, एंट्रोपी ऑफ SB2। सिमिलरली जब अगर आपने गेन ऑफ S कोमा E का फार्मूला करना है तो यहाँ पे भी आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एंट्रोपी ऑफ S माइनस S ऑफ E1/S, एंट्रोपी ऑफ S of E1 minus S E2/S and so on. So
सिमिलरली फॉर बी, यहाँ पे वही फार्मूला जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एंट्रोपी ऑफ एस तो हमारे पास आ गई 0.97। अब एस बी वन के टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स कितने हैं? दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, और इसी तरीके से आप इसकी एंट्रोपी कंप्यूट करेंगे। इसको अब मैं चाहूंगा कि आप खुद कंप्लीट कर लें और आप इसका आंसर वैलिडेट कर लें। यहाँ पे देखिए कि इधर वही चीज सॉल्व हुई है। एस बी वन 2/5 आ गया, फिर इस तरीके से एस बी टू, इसके 3 एग्जाम्पल पॉइंट्स है, यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व किया तो आपके पास एंट्रोपी ऑफ इंफॉर्मेशन गेन ऑफ बी आ गया। इसी तरीके से फॉर ई बी आपके पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट किसकी आ रही है? सबसे हाईएस्ट है ए की। अब ए हमारे पास होगा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें सबसे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास थी ए में, सॉरी। सो अब हमने यहाँ पे ए को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, इसकी अब ब्रांचेस कैसे पता चलेंगी? ए के कितने एट्रीब्यूट्स थे? A1, 2 और 3। अब जब आपने A1 को कंप्यूट किया था, इसको कंप्यूट किया था, तो आपके पास एंट्रोपी क्या आ रही थी? 0। इट मीन्स के आपके पास एक ही क्लास थी। तो जब आपने यहाँ से इसकी ब्रांचेस लगाई तो आपको पता चलेगा कि A1 के अगेंस्ट ए एट्रीब्यूट में अगर A1 आ जाता है तो आपका आंसर यस है। A3 में भी आपके पास जो एंट्रोपी आ रही थी दैट इज 0, और उसमें जो क्लास आपके पास थी A3 में, अगर आप इसको देखें यहाँ से, तो एक ही क्लास थी, इस वजह से यहाँ पे नो आ गया। और ए एट्रीब्यूट की जो A2 वैल्यू है वहां पे कंफ्यूजन थी, यानी रिकॉर्ड 2 और रिकॉर्ड 4 में कुछ एम्बिग्युइटीज हैं। अब हम क्या करेंगे? तो ये आप डिस्कशन ध्यान से देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया? अब हमने अभी तक जो किया वो रूट नोड सेलेक्ट कर ली कि पहली नोड कौन सी होगी। उसको सिलेक्ट करने के बाद किस बेस पे सिलेक्ट किया? इंफॉर्मेशन गेन की बेस पे सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या था उसको वो डिफाइन कर लिया। अब जहां पे हमारे पास रिजल्ट्स 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ रहे, वो थे A2, तो आप देखेंगे कि वो तमाम के तमाम एग्जाम्पल पॉइंट्स, यानी रिकॉर्ड 2 और रिकॉर्ड 4, अब आप सिर्फ इनको लेंगे क्योंकि इनके अगेंस्ट एक एट्रीब्यूट पे 100% कॉन्फिडेंस से वैल्यूज नहीं आ रही थी। और अब आप रिमेनिंग डेटा सेट पे दोबारा से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो ये वो एट्रीब्यूट हैं, ये यानी ये 2 और 4 दूसरा एट्रीब्यूट, दूसरा रिकॉर्ड और चौथा रिकॉर्ड था। अब आपके पास ये डेटा सेट आ गया। अब आपने सेम स्टेप परफॉर्म करना है। सेम स्टेप इस वजह से परफॉर्म करना है ताकि आप इस ट्री को इस लेवल से आगे मजीद ग्रो कर सकें, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो ट्री है ए की ए वैल्यू आपको यहाँ पे लेके जा रही है, A3 वैल्यू 9 पे लेके जा रही है, यहाँ पे हमारे पास फाइनल डिसीजंस आ रहे हैं, क्लासेस आ रहे हैं। इससे आगे ट्री ग्रो नहीं हो सकता या जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन है, तब हमने इससे आगे ट्री को ग्रो करना है। अब जब हमने इससे आगे ट्री को ग्रो करना है तो अब हमें ए एट्रीब्यूट सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें देखना है कि बाकी और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें हमारे पास जो ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आ रही है,
और अब उनकी जो इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करेंगे वो इस डेटा सेट पे करेंगे जो रिमेनिंग बच गया, जिस पे अभी हम डिसीजन नहीं कर पा रहे उन एग्जांपल पॉइंट्स पे। फर्स्ट वी कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ फॉर द सब सैंपल। अब हमने इसको सब सैंपल कह दिया, ये S1। इसकी एंट्रोपी पहले स्टेप पे कंप्यूट करेंगे। जब हम इसकी एंट्रोपी कंप्यूट करेंगे वो आपके पास आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि आपके पास 50% एग्जांपल पॉइंट एक क्लास की हैं और 50% दूसरी क्लास की। अब आपने इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करना है इस डेटा सेट पे B का और E का। अब जब आप इस पे देखेंगे तो आपके पास B की वैल्यूज आ रही हैं B2, तो इस वजह से इसका यहाँ पे फार्मूला भी चेंज हो गया क्योंकि ये इस डेटा सेट के लिहाज से कंप्यूट हो रहा है। जब आप E का कंप्यूट करेंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ गया, और अब आपने जब इसका सॉल्व किया तो इसकी जो एंट्रोपी है यानी E ऑफ S हमारे पास आ जाएगा 1 यहाँ से, और इसी तरीके से जब आप इसको कंप्यूट करेंगे 2/2, क्योंकि S ऑफ B कितने एग्जांपल पॉइंट में आ रहा है 2 में, S प्राइम की टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट कितनी है 2 है, और एंट्रोपी जब आप इसकी कंप्यूट करेंगे अब आप देख सकते हैं कि इसकी भी एंट्रोपी 1 ही आ रही है। सो जब आपने 1 - 1 किया तो ये 0 हो गया, क्योंकि ये वाला 1, तो ये 1 यहाँ से आ रहा है माइनस ये 2/2 और इसकी एंट्रोपी 1, तो ये हमारे पास 1 - 1 आ जाता है और ये 0 आ गया। इसी तरह इसकी जो इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट किया हमारे पास इस डेटा सेट पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि किसका इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा था, E का। सो अब हमने उसके बाद इसको E को सिलेक्ट किया, और अब हमें पता है कि E के दो ही वैल्यूज हैं, E1 और E2। E1 पे यस है, E2 पे नो है, और अब हमारे पास ये कंप्लीट डिसीजन ट्री ही आ गया ट्रेनिंग डेटा का। किस ट्रेनिंग डेटा का? इस ट्रेनिंग डेटा का जिसकी टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स 5 थे। तो एक दफा मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ क्या किया कि हमने ट्रेनिंग डेटा लिया, उसमें से पहले स्टेप पे उस ओवरऑल डेटा सेट की एंट्रोपी कंप्यूट की, एंट्रोपी क्या आ रही है, देन हर एट्रीब्यूट की उस डेटा सेट के लिहाज से इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट की, जिसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा थी उसको टॉप पे रख लिया, और फिर उस एट्रीब्यूट की जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी उसके लिहाज से हमने यहाँ पे डिसीजन स्पेसिफाई कर दिए। नेक्स्ट उसके बाद वो वाले एग्जांपल पॉइंट जहाँ पे हम डिसीजन नहीं कर पा रहे थे उनको सिलेक्ट किया, और उनको सिलेक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग डेटा सेट है दोबारा से वही टास्क परफॉर्म किया, इस रिमेनिंग डेटा सेट की एंट्रोपी कंप्यूट की, जो बाकी एट्रीब्यूट्स थे उनका आपने कंप्यूट किया क्या है गेन, और उसकी बेस पे आप इस तरह ट्री बिल्ड करते गए। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि ट्रेनिंग डेटा आपके पास गिवन हो तो किस तरह आप उस ट्रेनिंग डेटा का फुल फ्लैश ट्री बिल्ड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग भी आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे A, B, E, और उनकी कुछ वैल्यूज होंगी, और अब आप इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज पे सबसे पहले देखेंगे इस डिसीजन ट्री के रूट नोड पे क्या वैल्यू है, और इस टेस्टिंग डेटा में एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू आ रही है, और उसकी बेस पे अगर A1 है तो यस डिक्लेयर कर देंगे, अगर A3 है तो नो डिक्लेयर कर देंगे, और अगर A2 हुई तो देन आप इस टेस्टिंग डेटा की E वैल्यू को देखेंगे, और फिर देखेंगे E की क्या वैल्यू है, E1 है या E2 है, और उसकी बेस पे यस और नो फाइनल डिसीजन कर देंगे। इस तरह मूव करते करते आप ट्रेनिंग डेटा पे अपना मॉडल डिसीजन ट्री लर्न करते हैं, बिल्ड करते हैं, और टेस्टिंग डेटा की बेस पे आप उसको फाइनल प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। ये तो दोबारा देखिए टेस्टिंग डेटा में क्या है। टेस्टिंग डेटा में सबसे पहले आप देखेंगे एट्रीब्यूट A की क्या वैल्यू आ रही है। अगर एक एट्रीब्यूट A की वैल्यू A1 है या A3 है तो
यस या नो आप डिसीजन कर देंगे, आपको बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को नहीं देखना। बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को सिर्फ उस वक्त देखना है जब अगर ए में आपके पास A2 आता है, A2 आ गया, देन आप फिर देखेंगे ई की वैल्यू को, ई की क्या वैल्यू है और उसकी बेस पे फिर डिसीजन कर देंगे, और बी की वैल्यूज को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।